वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को। रिसेंटली मतलब कल की हम बात कर रहे हैं 9 दिसंबर को इसको कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया। इसके पहले जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसके बारे में बताया था और इसको अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट का। तो इस पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब मंत्री साहब इसको डिस्कस कर रहे थे, अगर आपने उसका स्पीच सुना हो, अगर आपका इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में, मैं एक चीज़ बता दूं, फिर से आपको रिवाइंड करना चाहता हूं कि आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे स्टैटिक जी के करंट अफेयर नियर अबाउट सारे इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेक्निकल में भी और नॉन टेक्निकल में तो पूछे ही जाते हैं। तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये कंपलसरी है कि आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी ही। तो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे बेसिकली बात किया गया है ईपीएफओ का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का। अब अगर ये पॉलिसी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है तो एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि फिर इसका नाम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कैसे भाई, अगर ये ईपीएफ से रिलेटेड है, मतलब प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है, तो इसमें रोजगार की बात कहाँ से आ गई। दूसरी बेसिक चीज है कि अगर आपने उनका स्पीच सुना हो तो वहां पे उन्होंने कई बार नाम लिया कि इससे क्या होगा, इस पॉलिसी से क्या होगा, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट करने में हेल्प मिलेगा। ये दो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो कि मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा एनालाइज किया, तो आपको भी बताऊंगा, वो चीजें हम समझेंगे। और इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी सुबह में पोस्ट किया था। अक्सर क्या होता है जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है ना, तो जरूरी नहीं कि उस पॉलिसी पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। जो चीज न्यूज में होता है ना, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था और मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। हालांकि ये जो ऑप्शन सी है ना, अगर इसको मैं फर्स्ट पे रख देता तो यहाँ पे गलत करने वालों की संख्या बढ़ जाती, केवल प्लेस चेंज करने से ही। बट स्टिल काफी सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है और उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, तो काफी सारी चीज की नॉलेज भी होगी आपको। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे थे यहाँ पे इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि इनफॉर्मल इकोनॉमी बेसिकली होती क्या है। गवर्नमेंट कहती है उस इकोनॉमी को इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। सपोज करिए गांव में कोई आदमी है, कोई ठेकेदार है, छोटा मोटा काम कराता है, या कोई दुकान है जिसमें 10, 20, 50 लोग काम करते हैं, बट उसका कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका कोई ईपीएफ अकाउंट नहीं है वहां पे जो एम्प्लॉय है, जो शॉप है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास उनके इकोनॉमी ट्रांजैक्शन का, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कोई डाटा नहीं होता है कि कितना सैलरी दिया गया, कितना टर्नओवर हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारा डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं होता है। तो गवर्नमेंट उसको इनफॉर्मल इकोनॉमी कहती है और इंडिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनफॉर्मल इकोनॉमी का। और बहुत बार आपने सुना होगा इसके रिलेटेड डिबेट कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में लाना है, ये सारी चीजें हैं। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन इस पॉलिसी को किस तरीके से एड्रेस करते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल से अभी जुड़े हो तो मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन भी मैं पोस्ट करते रहता हूँ। आप अपने डाउट को डिस्कस करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये है क्या बेसिकली। तो यूनियन कैबिनेट ऑन 9 दिसंबर 2020 अप्रूव द अर्लियर अनाउंस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अर्लियरली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इसको अनाउंस किया था, स्पेशल ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अब समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि ये जो ईपीएफ है ये होता क्या है। बेसिकली आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा देगी, मतलब आदमी रिटायर होता है तो उस ओल्ड एज में कौन उसका हेल्प करेगा। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए एक ईपीएफ बनाया गया है जिसमें क्या होता है, एम्प्लॉय के सैलरी से 12% रुपीज काटे जाते हैं और 12% रुपीज एम्प्लॉयर देता है। ये दोनों पैसे क्या होते हैं, एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा होते रहते हैं और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। जो रिसेंट इंटरेस्ट है उस पर दैट इज 8.65। इस इंटरेस्ट के साथ जो टोटल अमाउंट होती है रिटायरमेंट के बाद उसको मिलती है, ये टोटली एग्जेम्प्टेड है, इस पर कोई टैक्स लगता नहीं है। और बेसिकली यहां पे जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं ना, उनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम होना चाहिए। आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है तो भी आप इसका फायदा ले सकते हो, बट वहां पे कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो बेसिकली एड्रेस करता है जिनकी इनकम 15,000 से कम है। तो हम उसी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए कोई आदमी है जिसकी इनकम 10,000 रुपीज है। अब 12% के हिसाब से इसके सैलरी से 1,200 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे और 12,000 रुपया क्या करेगा, जो एम्प्लॉयर होगा जहां पे वो जॉब कर रहा होगा वो देगा। टोटल 2400 रुपीज इसके ईपीएफ अकाउंट में जमा हो जाएंगे और ये जमा होते रहेंगे हर महीने जब तक वो जॉब करता रहेगा। यहाँ पे एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, आप एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में चले जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से पैसा कट के यहाँ पे जमा होता रहेगा।
और ये पैसा बाद में जब आप रिटायर हो जाओगे उस टाइम पे आप ये पैसा निकाल सकते हो, बीच में भी निकाल सकते हो, बस उस डिटेल में हम नहीं जाते हैं। तो इन शॉर्ट ये होता है ईपीएफ। क्योंकि आगे ईपीएफ पे ही बात होने वाली है, इसलिए आपके पास ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो ईपीएफ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं? आपने सुने होंगे बहुत सारे जगह ईपीएफ तो कटता, मतलब प्रोविडेंट फंड जैसा कुछ है ही नहीं, एम्प्लॉय का कोई पैसा कटता ही नहीं है। मैक्सिमम जगह आपको ऐसी जॉब्स मिलेंगी। अगर कोई एम्प्लॉयर है जिसके पास 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो वो ईपीएफ अकाउंट में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। टोटली ये ऑनलाइन है, कहीं पे नहीं जाना है, कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है, कुछ भी नहीं है, टोटली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बहुत सारा सिस्टम डिजिटलाइज हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप भी अपनी कंपनी, दुकान, शॉप जिसको भी रजिस्टर कराना चाहते हो करवा सकते हो। इन फ्यूचर बिजनेस खोलना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या है, गवर्नमेंट आपको क्या देने वाली है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की तरह, बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में ABRY लिखा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम में आपको पूरा टर्म्स नहीं लिखा गया रहता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको सिंपल फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये एक्रोनिम भी याद रखने हैं इसके। तो ABRY ये स्कीम है गवर्नमेंट की। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से अप टू 30 जून 2021 अगर कोई भी आदमी जॉब पे जाता है तो वो एलिजिबल होगा। कोई भी एम्प्लॉय अगर जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में इंगेज होता है तो एलिजिबल होगा इस स्कीम के अंदर। अब इस स्कीम में मिलेगा क्या? अगर मान लीजिए जहां पे आप जॉब कर रहे हो उस एम्प्लॉयर के पास 1000 एम्प्लॉय हैं, मतलब अप टू 1000 से कम या फिर 1000, तो वहां पे जो ये 24% वाला ईपीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड वाला जो पैसा है जो आपके सैलरी से कटता था और 12% एम्प्लॉयर देता था, ये दोनों पैसा अब नहीं कटेगा, ये दोनों पैसा गवर्नमेंट पे करेगी। तो जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल लिया था, अब ये टोटल पैसा 2400 ये गवर्नमेंट देगी अपने तरफ से। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? एक तो एक चीज कि आपको थोड़ा ज्यादा पैसा मिले, आपकी सैलरी में से मंथली जो डिड्यूस हो रहा था 1200 वो ना हो। दूसरा, जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर बर्डन कम आए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके पास सैलरी खर्चा ज्यादा हो रहा है, कंपनी लॉस में चल रही है, तो वो लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर को भी थोड़ा फायदा होगा। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, किसी को जॉब से निकालेगा नहीं। आगे एक चीज और है एम्प्लॉयर के लिए बेसिकली, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये चीज थोड़ा सा कम हो जाती है अगर कोई कंपनी जहां पे 1000 एम्प्लॉय से ज्यादा हैं, तो जो एम्प्लॉयर वाला पैसा है वो गवर्नमेंट नहीं देगी। यहां पे केवल जो एम्प्लॉय वाला पोर्शन है 12% वही गवर्नमेंट अपने तरफ से देगी। और ये केवल 1200 एग्जाम्पल मत समझ लेना आप, जो भी आपकी सैलरी उसका जो 12% बनता है वो गवर्नमेंट आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा करवाएगी। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं। क्या जितने एम्प्लॉय हैं सारे एलिजिबल होंगे इस फंड के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि जिन लोगों की जॉब गई है वो लोग, प्लस अगर कोई एम्प्लॉयर नया जॉब क्रिएट करना चाहता है तो उसको थोड़ी हेल्प मिले, वो मोटिवेट हो कि नए लोगों को जॉब दे। तो यहां पे ध्यान दिया गया, बेस जो मंथ बनाया गया है वो सितंबर, मतलब सितंबर के बाद अगर आपने अपने कंपनी में, अपने दुकान में या कहीं पे भी किसी आदमी को रखा है तो वो आदमी यहाँ पे उसमें कवर होगा। और यहाँ पे एक कंडीशन भी है, अगर आपके यहाँ 50 से कम लोग जॉब करते हैं तो इस पॉलिसी का फायदा लेने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों को नया जॉब दिए होंगे तभी। अगर 50 से कम है, आपने एक आदमी को जॉब दिया है तो वो आदमी एलिजिबल नहीं होगा। आपने 2 को जॉब दिया है तो दोनों एलिजिबल होंगे, आपने 10 को जॉब दिया तो वो 10 एलिजिबल होंगे। इन शॉर्ट एग्जाम्पल है। अगर कहीं पे किसी भी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में 50 से ज्यादा लोग हैं तो मिनिमम न्यू एम्प्लॉयमेंट वहां पे 5 होना चाहिए। अब ये जो 2 यहां पे है, 5 यहां पे है, इस हिसाब से गवर्नमेंट ने इसका नाम रखा है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जब हमने इस स्कीम का फायदा लेने वालों से ये कह दिया है कि आपको न्यू रिक्रूटमेंट कंपलसरी करना पड़ेगा तभी आपको ये फायदा मिलेगा। अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर इस स्कीम का फायदा लेना चाहता है तो वो केवल उन्हीं एम्प्लॉय के लिए है जो अभी नए रिक्रूट हुए हैं। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा मोटिवेट होंगी कि और लोगों को जॉब दें, इसलिए इसका नाम उन्होंने रख दिया है रोजगार योजना। समझ में आया आपको? ये बेसिक चीज थी। एक क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया, कुछ और कंडीशन है यहाँ पे, उसको भी डिस्कस करते हैं। और जो इसकी नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो कहती है कि ऐसे एम्प्लॉय भी एलिजिबल होंगे जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है और इससे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे थे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के पास
ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन नहीं है और जो भी एम्प्लॉय वहां पे हैं उनके पास कोई भी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है, मतलब ईपीएफ अकाउंट उनके पास नहीं है। मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि इसे हम पहले जैसे मैंने बताया था, इस टाइप की इकोनॉमी को, इस टाइप के सिस्टम को हम इनफॉर्मल इकोनॉमी में रखते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये कहा है कि ऐसे लोग भी एलिजिबल हैं, इस पॉलिसी का फायदा ले सकते हैं। वो जब वो इस पॉलिसी का फायदा लेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और जो एम्प्लॉई हैं उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट करना पड़ेगा। और जैसे ये सारी चीजें ये करेंगे, इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, मतलब मंत्री साहब ने बेसिकली अपने बयान में कहा कि इसमें यह भी कोशिश है कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको हम फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर पाएं। और एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये उन लोगों को हेल्प करेगी जिनकी जॉब चली गई है और उनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम थी। अगर कोई आदमी है, सपोज करिए उसकी सैलरी 15,000 से कम है, उसकी जॉब चली गई, अब ये आदमी, इसके पास जॉब ही नहीं है तो इसके ईपीएफ अकाउंट में तो पैसा ही जमा करवा नहीं पाएगा क्योंकि वो वहीं से कट रहा था मंथली। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोविड के टाइम में आपकी जॉब गई है, यहाँ पे मेंशन किया गया है ये मंथ मार्च से लेके आपको सितंबर के बीच में अगर आपकी जॉब गई है और आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया है तो भी आप एलिजिबल होगे। मतलब इन शॉर्ट सरकार ये कह रही है कि भाई जो आपके ईपीएफ अकाउंट में पैसे जा रहे थे वो सरकार आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा कराती रहेगी अप टू 2 ईयर। इसकी पॉलिसी की वैलिडिटी क्या है, 2 साल तक सरकार ऐसा करेगी। मतलब इन शॉर्ट आप यहां से ये भी कह सकते हो कि सरकार जो पॉलिसी बना रही है ना वो 2 ईयर के लिए बना रही है। मतलब सरकार के जो एनालिस्ट हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि 2 साल तक तो रिकवरी करने में टाइम लग जाएगा। मतलब हमारी जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसको टाइम लगेगा अप टू 2 ईयर। इसलिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है वो 2 साल को बेस मान के बना रही है। अब थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कि इस पूरे पॉलिसी में एक्सपेंडिचर कितना आएगा। हालांकि पैसा हमें देना नहीं है, फिर भी बात तो कर ही लेते हैं कि गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है इस पॉलिसी पे। तो अगर हम करंट ईयर की बात करें गवर्नमेंट डाटा की, तो इस ईयर में, मतलब दिस फाइनेंशियल ईयर विल कवर 1584 करोड़ रुपीस, इतना एक्सपेंडिचर आएगा इसका। और टोटल पॉलिसी की बात करें तो कुछ 22,810 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर आएगा इस पूरे पॉलिसी पे। तो इतना गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी ईपीएफ अकाउंट में आपके पैसे जमा करवा के। अब यहाँ पे 2 छोटे क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी मैंने इसको हाईलाइट कर दिए हैं। एक क्वेश्चन को तो मैंने पोस्ट किया था तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको पता होगा और इसको हमने डिस्कस कर लिया है तो इसका आंसर भी पता होगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।